तो कहानी की शुरुआत में हमें दो कार्स की बहुत बड़ी कंपनियों के ओनर्स को एक दूसरे के साथ रेस करते हुए दिखाया जाता है, जो कि फेरारी कंपनी के ओनर एंजो फेरारी और लैम्बोर्गिनी कंपनी के ओनर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी होते हैं। जिसके बाद कहानी सीधा फ्लैशबैक में जाती है और हमको वो वक्त दिखाया जाता है जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी, जहां हमें मिलिट्री के दो आदमियों को दिखाया जाता है जो वॉर खत्म होने के बाद अपने घर इटली वापस आए थे, जो कोई और नहीं बल्कि वही लैम्बोर्गिनी कंपनी के ओनर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी और उसका दोस्त मैटियो होते हैं। ये वो वक्त है जब वो दोनों बस एक आम मिलिट्री वर्कर थे। वापस आने के बाद फेरुशियो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड क्लेलिया के घर उससे मिलने जाता है। वो एक दूसरे से काफी समय बाद मिल रहे थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों ही इस खुशी का इजहार किस करके करते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलके फेरुशियो के फार्म पर जाते हैं, जहाँ उसके सभी भाई और उसके पिता उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। कारण लाजमी था कि वो सही सलामत वर्ल्ड वॉर से घर लौट आया था। जिसके बाद फेरुशियो को उसके पिता के साथ फार्मिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों बात कर रहे होते हैं और फेरुशियो अपने पिता से कहता है कि मैं एक ट्रैक्टर बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि वॉर के दौरान मैंने मिलिट्री के काफी सारे व्हीकल्स को ठीक किया था, जिसका मुझे अब काफी एक्सपीरियंस हो गया है, जो मुझे ट्रैक्टर बनाने में काफी मदद कर सकता है। दरअसल फेरुशियो के पिता और उसके भाई बहुत मेहनत करते हैं फार्मिंग में, जिनकी मेहनत को देखकर ही फेरुशियो उनके लिए ट्रैक्टर बनाना चाहता है। वो अपने पिता से ये भी कहता है कि वो ये सारी जमीन उसके सभी भाइयों के नाम कर दे, क्योंकि जब वो मिलिट्री में था तब उन सभी ने इस जमीन पर बहुत मेहनत की है। फेरुशियो फार्मिंग नहीं करना चाहता था, वो कुछ अलग करना चाहता था, इसीलिए वो अपने पिता से ये भी कहता है कि वो एक ऐसा ट्रैक्टर बनाएगा जिसकी कीमत बहुत कम होगी, जिससे सभी मेहनत करने वाले फार्मर्स का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। पर उसके पिता को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता है। वो फेरुशियो को बोलते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है और ट्रैक्टर बनाने के लिए हमें काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिस पर फेरुशियो अपने पिता से बोलता है कि वो और उसका दोस्त मैटियो एक कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहां मैटियो उसका इसमें पूरा साथ देगा और अगर वो ये रेस जीत जाते हैं तो उन्हें उस प्राइस की रकम बहुत अच्छी मिलेगी और फिर वो ट्रैक्टर बना सकते हैं, जिससे वो लैम्बोर्गिनी नाम को दुनिया भर में फेमस कर देगा और दुनिया हमेशा उन्हें याद रखेगी। ये सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात को मान लेते हैं, पर अभी भी उनको फेरुशियो पर पूरा यकीन नहीं है। जिसके बाद फेरुशियो को अपने दोस्त मैटियो और उसकी गर्लफ्रेंड क्लेलिया के साथ कार से जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब बहुत खुश होते हैं और न्यू ईयर की पार्टी के लिए जा रहे होते हैं। जिधर पार्टी में पहुंचने के बाद क्लेलिया फेरुशियो के साथ बहुत खुश दिखाई देती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैटियो अभी सिंगल है, जिसे क्लब में एक लड़की मिलती है। लेकिन जब मैटियो को पता चलता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो रिलेशनशिप में है, तब वो थोड़ा निराश होने लगता है, जिसको फेरुशियो देख लेता है। इसीलिए वो और उसकी गर्लफ्रेंड क्लेलिया मैटियो के साथ पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। जिसके बाद अब सीधा हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रेसिंग कंपटीशन हो रहा है और ये वही वाला कंपटीशन होता है जिसकी बात फेरुशियो ने अपने पिता से की थी और इसी कंपटीशन की प्राइस मनी से वो ट्रैक्टर बनाएगा। अब फेरुशियो और उसके दोस्त मैटियो को भी उस कार रेसिंग कंपटीशन में दिखाया जाता है, जिन्होंने मिलकर इस रेसिंग कार कंपटीशन के लिए एक रेसिंग कार बनाई थी। कंपटीशन में फेरुशियो बड़े ध्यान से उस रेसिंग ऑर्गेनाइजर को देख रहा होता है जिसने ये रेसिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया है, जो और कोई नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कार की कंपनी फेरारी का ओनर एंजो फेरारी है, जिसे फेरुशियो बस देखता ही रहता है क्योंकि वो एंजो फेरारी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। और वो इसलिए है क्योंकि इस वक्त एंजो बहुत सक्सेसफुल और कामयाब आदमी है। जिसके बाद अब रेस स्टार्ट हो जाती है। सारी कार्स ट्रैक पर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश में लग जाती हैं। फेरुशियो और उसका दोस्त मैटियो भी पूरी कोशिश करते हैं इस रेस को जीतने के लिए। वो दोनों दूसरे नंबर पर होते हैं, जिनके आगे सिर्फ मर्सिडीज होती है, जिसे फेरुशियो ओवरटेक करके आगे बढ़ना चाहता था, पर कार में बैठा मैटियो उसे कहता है कि ट्रैक पर इतना स्पेस नहीं है कि हम उससे आगे निकल सके। पर फेरुशियो नहीं मानता है और वो स्टीयरिंग व्हील को खुद हैंडल करने लगता है, जहाँ रेस के दौरान फेरुशियो और मैटियो के बीच बहस भी हो जाती है और इसी बहस में उनकी कार ट्रैक से बाहर चली जाती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग रेस से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेरुशियो और मैटियो को चोट भी लगी है और वो दोनों एक दूसरे को इस हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिसके बाद फेरुशियो को क्लेलिया के साथ दिखाया जाता है, जो काफी दुखी और परेशान दिखाई देता है। क्लेलिया उससे बात करती है और उसको संभालती है
वो उससे पूछती है कि तुम आखिर किस चीज से डरते हो और क्यों। वो ये सवाल इसलिए पूछती है क्योंकि फेरोशियो रेस में हारने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। फेरोशियो उसको बोलता है कि मुझे इस बात का डर है कि जितना काबिल मैं खुद को समझता हूँ, अगर मैं उतना काबिल नहीं हुआ तो क्या। जिस पर क्लिलिया उसे सपोर्ट करती है और दिलासा देती है कि तुम बहुत ज्यादा काबिल हो, तुम ये सब मत सोचो क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है और तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। जिसके बाद क्लिलिया फेरोशियो को एक गुड न्यूज सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिसको सुनकर फेरोशियो को खुशी होती है और वो कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फेरोशियो कहीं जा रहा होता है और रास्ते में बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। वो एक बैंक के बाहर से गुजरता है, जिसके बाद वो सीधा अपने फार्म पर जाता है, जहाँ जाने के बाद वो अपने पिता से बात करता है और उन्हें बताता है कि वो रेस हार चुका है, लेकिन अभी भी उसको उम्मीद है कि वो एक बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर बना सकता है, जिसके लिए उसको पैसों की सख्त जरूरत है। और वो अपने पिता को मनाने लगता है कि अगर वो अपनी जमीन को गिरवी रख दें तो उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। और उसके पिता ना चाहते हुए भी अपने बेटे फेरोशियो के लिए ऐसा करते हैं, जहाँ वो प्रॉपर्टीज के पेपर्स को फेरोशियो को लाकर दे देते हैं। जिसके बाद फेरोशियो जब वो पेपर लेकर घर जाता है और जब ये बात उसकी गर्लफ्रेंड क्लिलिया को पता चलती है तो वो फेरोशियो पर थोड़ा गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी नजर में ये गलत है। वो जमीन उसके पिता और उसके भाइयों की है और फेरोशियो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनका हक छीन रहा है, जो गलत है। क्लिलिया उसे ये सब करने से मना करती है। वो बोलती है कि तुम्हें पेपर्स वापस लौटाने होंगे, पर फेरोशियो उसकी बात नहीं मानता है। वो उन पेपर्स के बदले मिले पैसों को अपने बैंक में जाकर जमा करवा देता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त मैटियो के साथ मिलकर एक गैराज में अपना पहला ट्रैक्टर बनाने की शुरुआत करता है, जहाँ फेरोशियो ने उस ट्रैक्टर का मॉडल तैयार कर लिया था। वो मैटियो को बोलता है कि हमारा मॉडल काफी अच्छा है और हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें ट्रैक्टर सस्ता और मजबूत बनाना होगा। लेकिन ये सब करने में उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली थी, क्योंकि फ्यूल उनके लिए सबसे बड़ी समस्या था। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो शुरुआत तो फ्यूल से ही करेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ बदलाव करके वो उसे पेट्रोलियम पर शिफ्ट कर देंगे, जो उनको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा और कम दाम में ज्यादा काम हो पाएगा। जो आइडिया मैटियो को भी बहुत पसंद आता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फेरोशियो एक हाइब्रिड ट्रैक्टर बनाने वाला है, जिसका नाम भी उसने सोच लिया था, जो कि कैरियोका होगा। जिसके बाद फेरोशियो और मैटियो दोनों एक गैरेज में जाते हैं, जहां वो उसके ओनर से कबाड़ में से एक ट्रक लेते हैं और फिर वो दोनों मिलकर उस ट्रक को बनाने के काम में लग जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं, जिसके बाहर एक बस रुकती है, जिसमें से एनीटा नाम की एक लड़की बाहर आती है, जिसे मैटियो देखता ही रह जाता है, जो अंदर आकर सिर्फ फेरोशियो को हाय करती है और चली जाती है। फेरोशियो भी नोटिस करता है कि मैटियो को वो लेडी पसंद है, जिस पर वो मैटियो से कहता है कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। और फिर फेरोशियो खुद मैटियो का इंट्रोडक्शन एनीटा से करवाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काम करते वक्त वो दोनों फिर से एनीटा को उसी रास्ते से जाता देखते हैं, जिस पर फेरोशियो मैटियो से इशारे में उसे हाय करने को कहता है और वो वैसा ही करता है, जहाँ उसके रिस्पॉन्स में अनीता भी उसे हाय करती है और मैटियो खुश हो जाता है। और फिर उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फेरोशियो घर पर अपनी गर्लफ्रेंड क्लिलिया के साथ होता है और क्लिलिया उसे कल काम से जल्दी आने को कहती है, क्योंकि उसकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती है और वो कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेरोशियो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि उसका ट्रैक्टर अब बनने वाला है, जिसके लिए उसने एक नेम प्लेट भी बनवाई होती है, जिस पर उनकी फैमिली का नाम लैम्बोर्गिनी लिखा होता है, जिसको देखने के बाद वो खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर क्लिलिया उसका बहुत इंतजार करती है, क्योंकि उसकी डिलीवरी अब कभी भी हो सकती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेरोशियो काम से घर लेट पहुंचता है और क्लिलिया उसे घर पर कहीं नहीं मिलती है, जहां उसे एक लेडी से ये खबर मिलती है कि प्रेगनेंसी की वजह से उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और इसी वजह से वो हॉस्पिटल गई है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि क्लिलिया ने एक लड़के को जन्म दिया है, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डॉक्टर्स क्लिलिया को नहीं बचा पाए, जिसे सुनकर फेरोशियो रोने लगता है। जिसके बाद हमें सीधा वो सीन दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जहां फेरोशियो लैम्बोर्गिनी एंजो फेरारी के साथ रेस लगा रहा था। साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि रेस के वक्त फेरोशियो क्लिलिया के बारे में ही सोच रहा था। वो बहुत ज्यादा दुखी था, जैसे मानो कि उसे किसी चीज का पछतावा हो। जिसके बाद हमें फिर से क्लिलिया की डेथ वाले समय को दिखाया जाता है, जहां फेरोशियो क्लिलिया की डेथ से बहुत ज्यादा परेशान होता है, जो अपने गैरेज में आकर सब चीजें तोड़ने लगता है। वो बहुत गुस्से में होता है, इसीलिए वो उस ट्रक यानी कि अपने ट्रैक्टर को भी तोड़ने की कोशिश करता है जो उसने बनाया है, लेकिन वो अचानक से रुक जाता है। जिसके बाद क्लिलिया के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसको दफना दिया गया है। जिसके बाद फेरोशियो के पिता उसे बोलते हैं कि अब तुम्हें अपने बेटे की और भी अच्छी देखभाल करनी होगी। और फिर अगले दिन फेरोशियो बैंक जाता है, जहाँ वो बैंक के एक वर्कर से बात करता है और उसे ट्रैक्टर की फोटो दिखाकर अपना प्रपोजल उसे बताता है कि अगर वो इस तरह के ट्रैक्टर्स
ट्रैक्टर्स को बनाए तो क्या वो उसे ऐसे बहुत सारे ट्रैक्टर्स बनाने के लिए पैसे देंगे। शुरुआत में तो वो लोग हिचकिचाते हैं, पर बाद में बैंक उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपने गैरेज में वापस आता है और मैटियो को आकर ये सारी बातें बताता है कि उन्होंने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं और इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में एनिटा भी आ जाती है, जिसे वो दोनों भी आता हुआ देख लेते हैं। जिसके बाद फेरोशियो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि मैटियो एनिटा को बहुत पसंद करता है। इसीलिए वो उसे गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसे वहाँ से एनिटा भी जाते हुए देख लेती है। और फिर एनिटा रेस्टोरेंट से बाहर आती है, जहाँ वो फेरोशियो को बैठा देखती है जो सिगरेट पी रहा होता है। एनिटा फेरोशियो के पास आती है तो फेरोशियो उससे ये पूछता है कि क्या तुमने मैटियो से कुछ बात की। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होने लगती है, जहाँ एनिटा कहती है कि मैं मैटियो को इतना पसंद नहीं करती हूँ जितना तुमको करती हूँ। असल में एनिटा फेरोशियो से प्यार करती थी, जिसके बारे में फेरोशियो को नहीं पता था। पर वो उससे कहता है कि मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ। और जब वो ऐसा कह रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो दुखी होता है क्योंकि वो क्लिलिया की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। वो ये भी कहता है कि अगर वो उसको लेकर लापरवाही ना करता तो आज वो जिंदा होती। एनिटा उसकी कंडीशन को अच्छी तरह समझ रही होती है। वो उसे संभालती है और उसका साथ देने को कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे सपोर्ट करेगी। पर ये सभी बातें दूर खड़ा मैटियो सुन रहा होता है, जो फेरोशियो पर शक करने लगता है। और जब फेरोशियो वापस मैटियो के पास जाता है, वो उसे बुरा भला कहने लगता है। मैटियो बोलता है कि तुम जानते हो कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, इसके बावजूद भी तुम उसको मुझसे क्यों छीन रहे हो। जिस पर फेरोशियो उससे कहता है कि मेरा एक बेटा है जिसकी माँ की डेथ हो चुकी है और उसे एक माँ की जरूरत है, और वैसे भी अनीता तुम्हें पसंद नहीं करती है। ये सुनते ही मैटियो उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि क्लिलिया ठीक ही कहा करती थी कि ये सब करके हमें कुछ हासिल नहीं होगा। वो फेरोशियो को ये भी कहता है कि अब तुम्हें मुझे कंपनी में 25% का हिस्सेदार बनाना होगा। जिसके बाद हमें सन 1963 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ फेरोशियो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है। वो बहुत ज्यादा कामयाब और सक्सेसफुल है। उसकी खुद की लैम्बोर्गिनी की एक फैक्ट्री भी होती है। उसने एनिटा से शादी भी कर ली होती है, जहां वो, उसका बेटा टोनी और एनिटा साथ साथ रहते हैं। जिसके बाद फिर एनिटा को ऑफिस के केबिन में दिखाया जाता है, जहां वो फेरोशियो से बात कर रही होती है कि हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है, पर वो हर चीज में कमजोर है और खासकर स्टडीज में, क्योंकि फेरोशियो अपनी इतनी बड़ी कंपनी को संभालने में बहुत बिजी है। वो अपने बेटे को, जिसका नाम टोनी होता है, उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाता है। एनिटा बोलती है कि उसे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी लाइफ का कुछ समय अपनी फैमिली के साथ बिताए। जिन बातों को फेरोशियो ध्यान से सुन रहा होता है, वो इन सभी बातों को समझता है। जिसके बाद वो सीधा अपने बेटे टोनी को लेकर सी साइड पर चला जाता है, लेकिन वो लैम्बोर्गिनी में नहीं बल्कि फरारी कार में जाता है। जिसके बाद जब वो दोनों सी साइड पर पहुंच जाते हैं तो फेरोशियो अपने बेटे को एक बोट गिफ्ट करता है। वो उसके साथ समय भी बिताता है, जहां पर वो दोनों उसी सी साइड के किनारे बैठे बातें कर रहे होते हैं। और तभी टोनी अपने पिता फेरोशियो से उसकी माँ के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर फेरोशियो की आंखें नम हो जाती है। वो अपने बेटे को बताता है कि वो उसकी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता था। जिसके बाद वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। फेरोशियो अपने बेटे से मजाक में बोलता है कि तुम इसी तरह कम नंबर्स लाते रहो और जल्द ही मैं तुम्हें एक फेरारी गिफ्ट कर दूंगा। जिसके बाद फिर फेरोशियो की फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम बॉब है। वो सीधा फेरोशियो के पास जाता है और उससे जॉब के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि किसी दूसरी कंपनी ने उसे जॉब से निकाल दिया था। लेकिन फेरोशियो एक फेरारी कार की क्लच प्लेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि वो फेरारी की क्लच प्लेट की जगह लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर की क्लच प्लेट को लगाएगा। शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बॉब की मदद से फेरोशियो उस क्लच प्लेट को फेरारी के अंदर इंस्टॉल कर देता है। जिसके बाद वो कुछ सोचता है और बॉब को लेकर एंजो फेरारी से मिलने चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो एंजो फेरारी से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। फेरोशियो एंजो को बोलता है कि उसके पास फेरारी का लगभग हर मॉडल है जो उसे बहुत पसंद है। असल में फेराशियो एंजो फेरारी के पास एक प्रपोजल लेकर आया होता है, जहां वो उसे कहता है कि उसकी फेरारी कार में क्लच का इश्यू है, जिसे वो ठीक कर सकता है। वो एंजो फेरारी के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, पर एंजो उसे नीचे दिखाता है और बोलता है कि तुम ट्रैक्टर बना सकते हो, उस पर ध्यान दो। ये स्पोर्ट्स कार है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि एंजो जल्दी में होता है, जिस पर फेराशियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो एंजो की कार के पास जाकर उससे ये कहता है कि तुम लोगों को ठग रहे हो, क्योंकि जितने में एक फेरारी बनती है तुम उससे 10 गुना ज्यादा पैसा चार्ज करते हो। जिस पर एंजो फेराशियो को बोलता है कि ये एक बिजनेस है और मेरा बिजनेस कैसा है वो तुम मुझे नहीं सिखा सकते हो। मैं अपनी समस्या को देख लूंगा, फिलहाल तुम अपने ऊपर ध्यान दो।
इन सारी बातों को सुनकर फेराशियो को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, बॉब जो फेराशियो के साथ आया था उससे बोलता है कि एंजो बहुत ज्यादा घमंडी इंसान है। जिसके बाद फेराशियो कुछ सोचकर बॉब को जॉब दे देता है। अब हम फेराशियो को एनिटा के साथ एक आर्ट गैलरी में देखते हैं, जहाँ वो एक बुल की पेंटिंग को देख रहा होता है जिसका नाम म्यूरा है। तभी फेराशियो एनिटा से ये बोलता है कि मैं एक कार बनाने वाला हूँ जिसका लोगो यही बुल होगा। जिसके बाद अब लैम्बोर्गिनी की फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। फेराशियो अपनी कार को बनाने की तैयारियां कर रहा होता है, जिसमें उसकी सेक्रेटरी भी उसका साथ दे रही होती है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये बहुत क्लोज हो, जिसको एनिटा भी अपने केबिन से नोटिस कर लेती है। एनिटा इन दोनों को इतना क्लोज देखकर जेलस फील करने लगती है। एनिटा को उस सेक्रेटरी का फेरोशियो के साथ क्लोज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेरोशियो 3 कार एक्सपर्ट्स को बुलाता है, जिसमें एक जियोतो नाम का आदमी होता है जो फेरारी कंपनी से आया है, दूसरा जियान होता है जो मैसेराटी कंपनी से आया होता है और तीसरा फ्रैंको जो कि अल्फा रोमियो कंपनी की तरफ से आया है। फेराशियो उन सबको ये बताता है कि वो एक कार बनाना चाहता है जिसमें उसे उन लोगों की मदद चाहिए जिसका मॉडल उसने ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। वो उन सबको बताता है कि उसे किस तरह की कार बनानी है। जिसके बाद वो उन सभी को ये भी बताता है कि आज से लगभग 6 महीने बाद जिनेवा में एक बहुत बड़ा कार का इवेंट होने वाला है जिसमें फेरारी अपनी नई कार को लॉन्च करेगा। जिस पर फेराशियो बोलता है कि वो भी अपनी पहली लैम्बोर्गिनी कार को पूरी दुनिया के सामने उसी इवेंट में लॉन्च करेगा। ये बात सुनकर वहाँ आए तीनों कार एक्सपर्ट्स उसे पागल समझते हैं, क्योंकि वो इवेंट बस 6 महीने बाद है और इतने कम समय में एक ऐसी कार को बनाना जो फेरारी जैसी कार को कम्पीट करे बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर फेराशियो उन सबको ये कहता है कि तुम किसी भी सामान की चिंता मत करना, तुम जो भी कहोगे मैं ला कर दूंगा। हमें कम से कम एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, अगर हारे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जीत गए तो दुनिया को एक बेहतरीन कार मिलेगी और इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम होगा। फेराशियो के इस जज्बे को देखकर सभी लोग मान जाते हैं। उसके बाद फेराशियो को उसके घर पर दिखाया जाता है जो कार के सभी जरूरी पार्ट्स को मंगवा रहा होता है और जैसे ये बात एनिटा को पता चलती है वो उससे बात करती है और समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में तुम्हारे ट्रैक्टर कंपनी के सारे पैसे वो कार बनाने में लग जाएंगे। वो ये भी कहती है कि आने वाले समय में पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, जिसके बाद लोग ज्यादातर ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल करेंगे और अगर फेराशियो ट्रैक्टर बनाना छोड़कर कार बनाता है और अगर वो कार अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो वो सब कुछ गवा देगा। जिस पर फेराशियो उससे कहता है कि वो ऐसे ही नहीं बैठ सकता, वो कुछ बड़ा करना चाहता है। पर बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जहाँ फेराशियो उससे कहता है कि उसके वर्कर्स उसके साथ हैं और वो सब खुश भी हैं। जिसपे एनिटा ये कहती है कि जब तक तुम उन्हें पैसे दोगे वो तुम्हारा साथ देंगे और जिस दिन तुम उन्हें पैसा देना बंद कर दोगे वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। एनिटा फेराशियो को ये भी कहती है कि उसने उसकी सेक्रेटरी को जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि एनिटा फेराशियो के अफेयर के बारे में जान गई थी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैम्बोर्गिनी की पहली कार फैक्ट्री बन चुकी है, जिसमें वो सभी उस कार इवेंट के लिए पहली लैम्बोर्गिनी कार को बनाने में लगे हुए हैं। उनके पास अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। फ्रैंको पहली लैम्बोर्गिनी कार के लिए एक डिजाइन तैयार करता है जिसे वो फेराशियो को दिखाता है, पर फेराशियो को वो डिजाइन कुछ ज्यादा पसंद नहीं आता है और वो उसे और बेहतर बनाने के लिए बोलता है। जिस पर फ्रैंको नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ कुछ देर बाद फेराशियो फ्रैंको के पास आता है और उसे समझाता है कि उसने जो डिजाइन बनाया है वो अच्छा है, जिसको वो सेकंड लैम्बोर्गिनी कार के मॉडल में यूज करेंगे, पर अभी उन्हें उससे भी बेटर डिजाइन चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिस पर फ्रैंको उसे ये कहता है कि उसने इस डिजाइन को बनाने में अपना बेस्ट दिया है। जिस पर फेराशियो बोलता है कि अब तुम्हें इससे भी ज्यादा बेस्ट देना होगा। जिसके बाद फेराशियो कार के इंजन में भी बदलाव करने को कहता है, लेकिन एक चीज थी जो पहले से तैयार थी, जिसको फेराशियो ने सबसे पहले चुन लिया था, जो था उसी बुल का लोगो। फेराशियो बोलता है कि आने वाले समय में ये अपना अलग मुकाम बनाएगा और देखते ही देखते ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है, जहां एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेती है और फेराशियो उससे ये कहता है कि इस कार को दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। जिसके बाद अब फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जहां फ्रैंको ने लैम्बोर्गिनी कार के लिए नया डिजाइन रेडी कर दिया है और इस बार फेराशियो को वो डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया है। जिसके बाद वो लोग कार के इंजन में भी कुछ मॉडिफिकेशंस कर देते हैं और फाइनली एक मास्टरपीस बनकर रेडी हो जाता है। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन सभी ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया होता है, वो भी इतने कम समय में। और फिर वो सबसे कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द अपनी दूसरी कार पर भी काम शुरू करना होगा। जिस पर वो सब ये बताते हैं कि जेनेवा में इवेंट के वक्त जब लोग लैम्बोर्गिनी कार को देखेंगे तो हर कोई ये जानना चाहेगा कि हम अपनी नेक्स्ट कार कब लॉन्च करने वाले हैं। जिसके बाद फेराशियो को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ वो एक लड़की के साथ बैठा है और तभी वहाँ एनिटा और उसका बेटा टोनी आ जाते हैं, जो फेराशियो को उस
लेडी के साथ देख लेते हैं, जिसके पास आकर वो उससे कहती है, मैंने तुम्हारा साथ पूरे दिल से निभाया, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम्हें हमेशा ज्यादा की चाह रहती है, हर बार तुम्हें कुछ ज्यादा चाहिए होता है। एनीटा बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो फेरोशियो को डिवोर्स दे देती है। इस बात का फेरोशियो को भी पछतावा होता है, लेकिन एनीटा वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद फिर फेरोशियो को अपनी लैम्बोर्गिनी कार की फर्स्ट राइड लेते हुए दिखाया जाता है। वो सभी उस कार को टेस्ट कर रहे होते हैं और तीनों एक्सपर्ट्स ये सोच रहे हैं कि पता नहीं फेरोशियो को ये कार पसंद आएगी या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही फेरोशियो फर्स्ट राइड लेकर वापस आता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसे कार बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि जैसी कार वो चाहता था ये बिल्कुल वैसी कार बन गई थी। जिसके बाद फेरोशियो उनसे कहता है कि ये एक परफेक्ट कार है, बस इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। जिसके बाद सीधे जेनेवा का वही कार इवेंट दिखाया जाता है, जहाँ फेरोशियो भी आया था अपने लैम्बोर्गिनी के साथ, जहाँ वो दुनिया के सामने अपनी पहली लैम्बोर्गिनी कार को पेश करेगा। उस इवेंट में एंजो फरारी भी आया होता है, जो अपनी कार के नए मॉडल के साथ खड़ा है। फेरोशियो उसके पास एक पेपर नोट भेजता है और जैसे ही एंजो उस नोट को खोलता है, उसमें एक बुल हॉर्स पर चढ़ा हुआ होता है। दरअसल फेरोशियो एंजो को सबक सिखाना चाहता था। फेरोशियो उसे याद दिलाना चाहता था कि उस दिन उसने क्या क्या कहा था। जिसके बाद फेरोशियो अपनी पहली लैम्बोर्गिनी को दुनिया के सामने पेश करता है। वो कार सबको बहुत ज्यादा पसंद आती है, हर तरफ लोग उसी लैम्बोर्गिनी कार की बात करने लगते हैं। जिसके बाद फेराशियो सबके सामने ये कहता है कि जिस तरह फेरारी का एक स्लोगन है कि अगर तुम्हें लोगों को कुछ दिखाना है तो तुम्हारे पास फेरारी होनी चाहिए, ठीक उसी तरह लैम्बोर्गिनी का भी एक स्लोगन है कि जिसके पास लैम्बोर्गिनी कार होगी वो इंसान बहुत कुछ होगा। और ये कहकर वो एंजो को चिढ़ाने लगता है। जिसके बाद वो वक्त दिखाया जाता है जहाँ फेरोशियो अपने घर में बैठा टीवी देख रहा होता है और उसको एनीटा की वो वाली बात याद आने लगती है जिसमें उसने कहा था कि आने वाले समय में पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे और कोई भी लग्जरी कार नहीं खरीदेगा। आज ठीक वैसा ही हो रहा होता है और टीवी में ये दिखाया जा रहा होता है कि उसके वर्कर्स उसके खिलाफ ही स्ट्राइक कर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फेरोशियो अपने बेटे टोनी के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। फेरोशियो अपनी कंपनी में इतना ज्यादा बिजी था कि वो अपने बेटे से आज बहुत दिन बाद मिल रहा था। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ फेरोशियो से बताता है कि वो जल्दी अपनी कंपनी बेचने वाला है, जिसका 50% वो टोनी को देगा और बाकी 50% वो अपने भाइयों को दे देगा। वो ये भी कहता है कि जो भी उसकी कंपनी को खरीदेगा वो उस कंपनी का नाम नहीं बदल सकता है। जिसके बाद टोनी भी उसको अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब फेरोशियो बिल्कुल अकेला है और उसकी जिंदगी में उसका साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। वो इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी नई लैम्बोर्गिनी कार म्यूरा में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता है, जहाँ रास्ते में ड्राइव करते वक्त वो बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई देता है, क्योंकि उसने अपने इस सक्सेस में अपने बहुत से लोगों को खो दिया था। वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुका था। वो अपने दोस्त मैटियो और अपनी गर्लफ्रेंड क्लेलिया को बहुत ज्यादा याद कर रहा था। वो जिस लैम्बोर्गिनी कार को ड्राइव कर रहा होता है वो अपने वक्त की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कार में से एक मानी जाती है, जो बहुत नाम कमाती है। और जैसा क्लेलिया ने उससे कहा था कि वो एक दिन बहुत ज्यादा कामयाब होगा, वैसा ही होता है। वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, पर अंत में वो अकेला रह जाता है। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जज्बे की कहानी पसंद आई होगी। फेरोशियो का पागलपन, उसका ये जज्बा उसको एक कामयाब इंसान तो बना देता है, लेकिन उसका ये सपना पूरा करते करते उसका परिवार बिखर जाता है। जिससे हमको ये सीख मिलती है कि इंसान को कामयाब होने के बाद ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका बुरे वक्त में किस किसने साथ दिया है। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।